हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 11th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है, मोशन इन 2 डायमेंशनल। देखिए, जब भी किसी बॉडी को वर्टिकल से डिफरेंट किसी दूसरी डायरेक्शन पे फेंका जाता है, नहीं वर्टिकली डायरेक्शन पे नहीं फेंकना है, वर्टिकल से डिफरेंट किसी भी डायरेक्शन पर आप फेंक दीजिए, तब ये बॉडी एक प्लेन में मूव करती है, एक्स वाई प्लेन में मूव करती है। और अगर ये बॉडी केवल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से मूव करे, कोई और दूसरा एक्सीलरेशन ना हो ग्रेविटी के अलावा, तब इस तरह की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी बॉडी को वर्टिकल से डिफरेंट किसी डायरेक्शन पर फेंका जाए और ये बॉडी केवल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से मूव करे वर्टिकल प्लेन में, तब इस तरह की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जिस बॉडी को हम फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, उस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और जो पाथ बॉडी कवर करती है, जो पाथ ट्रैवल करती है, या जिस पाथ के अलोंग बॉडी ट्रैवल करती है, वो पाथ कहलाता है उसकी ट्रेजेक्टरी। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, उड़ते हुए एरोप्लेन से कोई पैकेट ड्रॉप कर दिया जाए, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। फुटबॉल पर किक किया जाए तो फुटबॉल की मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। किसी राइफल से बुलेट को फायर किया जाए तो बुलेट की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है। अगर किसी कंटेनर में जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है या वाटर भरा हुआ है और कंटेनर की वॉल पर कोई एक होल बना हो और उस होल से लिक्विड बाहर आ रहा हो, तो उसकी मोशन भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर हम किसी पत्थर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, यह भी सब प्रोजेक्टाइल मोशन के ही एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर किसी रॉकेट को हमने बर्न किया हुआ है और वो रॉकेट वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ करके किसी और डायरेक्शन पे रॉकेट मूव कर रहा है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल तब तक नहीं है जब तक उस रॉकेट का फ्यूल बर्न हो रहा है। क्योंकि जिस समय रॉकेट का फ्यूल बर्न हो रहा होगा, उस समय एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा फ्यूल के बर्न होने की वजह से भी उसको एक थ्रस्ट मिल रहा होगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन तभी होगी जब केवल एक ही फोर्स लग रहा हो, दैट इज ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स, एक ही एक्सीलरेशन हो और कोई दूसरा फोर्स ना हो, एयर का भी रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, हम इस स्टैंडर्ड पर एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कंसीडर करेंगे, इसी वजह से यहाँ पर हम एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हुए सारी इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। अच्छा, अगर किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंक दें, जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो फिर ये एक प्लेन में मूव नहीं करेगी, ये केवल एक ही डायमेंशन पे मूव करेगी। फिर ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है। चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है, इसीलिए अगर किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक, तो कैसे इसकी इक्वेशंस हम बनाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां से किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये बॉडी कुछ इस तरह से मूव करेगी। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बन रहा है, ये u है। इस u के दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u कॉस थीटा। ग्रेविटी की वजह से
इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो u sin थीटा पहले डिक्रीज होता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते u sin थीटा 0 हो जाएगा और उसके बाद फिर u sin थीटा बढ़ने लगेगा, जबकि u cos थीटा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट बना रहेगा। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं और ये पॉइंट P जो है वो t टाइम के बाद आया है, या कहें कि जब हमने O पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो t टाइम बाद वो बॉडी P पॉइंट पर पहुंच गई जिसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं, मतलब x एक्सिस के अलोंग बॉडी x डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है और y डिस्टेंस के अलोंग y एक्सिस के अलोंग बॉडी y डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। इसके ये कोऑर्डिनेट्स, ये डिस्टेंस x और ये वाली डिस्टेंस y, ठीक है। मान लीजिए P पॉइंट पर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कैसे मिलेगी, बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके, ये v, यहां u थी यहां v हो गई, लेकिन यहां एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा था। मान लीजिए यहां हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो बदल करके अल्फा हो गया, तो b के भी भाई दो कंपोनेंट बनेंगे, v cos अल्फा और वर्टिकल डायरेक्शन में v sin अल्फा। देखिए v sin अल्फा u sin थीटा से कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होता जाएगा अप टू द हाईएस्ट पॉइंट। u cos थीटा और v cos अल्फा ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ही नहीं, और जब एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा थ्रू आउट द मोशन। देखिए कुछ बच्चों को प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस थोड़ा टफ लगती हैं, लेकिन जो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, इक्वेशन जो 3 पढ़ी थी हमने, देखिए कौन कौन सी 3 इक्वेशंस पढ़ी थी हमने। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पहली इक्वेशन पढ़ी थी। दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 9th स्टैंडर्ड से हम इक्वेशंस को पढ़ते हुए आ रहे हैं। केवल इन्हीं इक्वेशंस का हम एक x कंपोनेंट निकाल लेंगे और y कंपोनेंट निकाल लेंगे, यानी इस इक्वेशन को x एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लेंगे और y एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लेंगे, और कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इन इक्वेशंस की हेल्प से, ठीक है। जरा आप देखें, अगर मैं x एक्सिस के अलोंग बात करूं तो क्या x एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन है? नहीं है। y एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन है कितना? g। x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई है? x। y एक्सिस के अलोंग y, तो ये जो s है वो x एक्सिस के अलोंग x आ जाएगा, y एक्सिस के अलोंग y आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a x एक्सिस के अलोंग 0, y एक्सिस के अलोंग g। इसी तरह से v व्हाट इज v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको फाइनल पॉइंट ले रहा हूं और कोई इनिशियल पॉइंट ले रहा हूं, फाइनल पॉइंट कोई सा भी आप ले सकते हैं, मैंने P पॉइंट अगर फाइनल लिया है तो P पॉइंट पर जो x कंपोनेंट है, ठीक है ना, x एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? v cos अल्फा, ठीक है। और x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी क्या है? v sin अल्फा, और y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को, जो 3 इक्वेशंस थी, इनको हम एक एक इक्वेशन को 2-2 इक्वेशंस में स्प्लिट कर सकते हैं। जरा देखिए, हम पहली इक्वेशन को स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, अगर मैं इसका x कंपोनेंट लिखूं पहली इक्वेशन का,
ठीक है ना? तो देखिए v x एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी क्या है? v cos अल्फा। तो मैंने v की जगह लिख दिया v cos अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू u की जगह u इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u cos थीटा, u cos थीटा। क्या एक्सीलरेशन है x एक्सिस के अलोंग? नहीं है, तो इक्वेशन बन गई v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा। ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी पहली इक्वेशन से x कंपोनेंट की। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं पहली इक्वेशन से y कंपोनेंट की। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी v sin अल्फा है, तो v sin अल्फा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा है, u sin थीटा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, v sin थीटा, u sin थीटा ऊपर की तरफ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो g माइनस का हो जाएगा माइनस gt। ठीक है, दो इक्वेशंस बन गई, पहली इक्वेशन से दो इक्वेशंस बन गई। सिमिलरली अब हम जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये वाली इक्वेशन, इसके भी हम x और y कंपोनेंट ले सकते हैं। जब इसका x कंपोनेंट लीजिए, तो जब हम इसका x कंपोनेंट लेंगे, थर्ड इक्वेशन बनेगी x, s की जगह देखिए x लगा दिया। u, what is u? u is the initial velocity along x axis, initial velocity along x axis, u cos थीटा। टाइम कितना लगा? मान लीजिए o से p तक पहुंचने में टाइम लगा t, तो u cos थीटा इंटू t। क्या x एक्सिस के लॉन्ग एक्सीलरेशन है? नहीं है, a 0 है, तो इक्वेशन रह जाएगी x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। तीसरी इक्वेशन बन गई। फोर्थ इक्वेशन हम बनाएंगे इस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का y कंपोनेंट लेकर के। देखिए इसका y कंपोनेंट ले लेते हैं। y, what is u? u is the initial velocity along y axis, that is u sin theta, तो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली थर्ड इक्वेशन का x कंपोनेंट, v इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, दिस इज u cos, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस v cos अल्फा, तो v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू u square cos square theta and acceleration is 0 along x axis। तो फिफ्थ इक्वेशन अगर आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन का ही स्क्वायर है, तो पहली इक्वेशन और ये जो फिफ्थ इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसके बाद v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s का y कंपोनेंट देख लीजिए। v की जगह What is v? v is the final velocity। अब y एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस, तो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस इज v sin अल्फा, देन v स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। 2gs है, 2as है, तो a की जगह माइनस g और s की जगह क्या लगा दिया? y लगा दिया, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई है वो y हुई है। ये जो 6 इक्वेशंस हमने 3 इक्वेशन से बनाई, हर इक्वेशन को 2 इक्वेशंस में स्प्लिट किया, इनकी हेल्प से हम कोई भी फार्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन का डिराइव कर सकते हैं और उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए, एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। कैसे निकालेंगे? अब इन दो इक्वेशंस को देखिए, जो हमने सेकंड इक्वेशन को दो अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट करी थी। एक x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी और एक y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो फोर्थ इक्वेशन है, इस फोर्थ इक्वेशन में हम थर्ड इक्वेशन से t की वैल्यू को निकालेंगे और फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है ना?
मैं बाकी की इक्वेशंस यहां से मिटा देता हूं, 5th 6th और ये 3rd और 4th लिख ही रहने देता हूं। ठीक, देखिए अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपको, इसलिए इसको ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा और t की जगह क्या आ जाएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2g और t की जगह x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u से u कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस 1/2gx स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन y में लीनियर है और x में क्वाड्रेटिक है। हम कह सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। और जब भी y x का क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तब ये इक्वेशन एक पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो एक पैराबोलिक कर्व है और जब ये पैराबोलिक कर्व है हम कह सकते हैं द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये प्रूफ करने के लिए आता है 11th स्टैंडर्ड में कि प्रूफ करिए कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। तो अगर ये इक्वेशन हम ड्राइव कर लेते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। नाउ अब हम 3 फार्मूले अभी और ड्राइव करेंगे एक एक करके, और वो फार्मूले हैं हमारे पास। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जरा हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है प्रोजेक्शन पॉइंट से जब हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया और वापस उसी लेवल तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मान लीजिए एक फुटबॉल ग्राउंड पर है और हमने उसको किक किया और फुटबॉल वापस ग्राउंड पर जाकर गिरी, तो जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी उसी लेवल में। उसी लेवल का मतलब आप बिल्डिंग है, कोई 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग से किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, तो ग्राउंड से 10 मीटर की ही हाइट तक वापस पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। तो अगर ग्राउंड से फेंक रहे हैं तो ग्राउंड पर, अगर हम किसी हाइट से फेंक रहे हैं तो उसी हाइट तक वापस पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। उसी हाइट का मतलब यह है कि अगर हम यहां से फेंक रहे हैं, पहले y एक्सिस बढ़ रही है फिर y कम हो रही है, तो y वापस 0 हो जाए, ठीक है ना, यानी जो y कोऑर्डिनेट है वो वापस 0 हो जाए। तो y कोऑर्डिनेट केवल जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो कौन सी एक्सिस पर, x एक्सिस के अलॉन्ग। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट 0 0 कहूं तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसका कोऑर्डिनेट होगा x0। ये x डिस्टेंस ट्रैवल हुई है, इस x को हम रेंज बोलते हैं, इसको r से डिनोट कर देते हैं, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं r। r क्या है? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 0 0 हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r0 हैं। व्हाट इज r? r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, और 0 क्या है? y एक्सिस के अलॉन्ग, वहीं पर आ गया, इसलिए y एक्सिस के अलॉन्ग कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हुई, वो 0 है। अब हमें यह निकालना है कि यहां से यहां तक बॉडी को कितना टाइम लगा, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, देखिए भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो r ट्रैवल हुई है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई है? वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल हुई है 0, ठीक है ना। तो वर्टिकल डिस्टेंस जब 0 ट्रैवल हुई है तो फिर आप, क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो हम ये जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन का वर्टिकल कंपोनेंट यूज कर लेंगे। यानी ये जो सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, अगर हम इसको y एक्सिस पर लिखें तो y एक्सिस पे क्या लिखते हैं हम? y इज इक्वल टू, अभी आपने लिखा था u साइन थीटा इंटू t
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यही तो लिखा था। अब जरा देखिए, अगर y 0 हो जाता है, ठीक है ना, इफ t इज इक्वल टू कैपिटल T। व्हाट इज कैपिटल T? कैपिटल T को हम कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वो टाइम है जिस टाइम में बॉडी उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वापस लौट जाती है, तो वर्टिकल डिस्टेंस 0 होती है। तो इफ स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, देन y इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम इसमें पुट कर दें तो y की जगह 0, u साइन थीटा, और t की जगह कैपिटल T माइनस हाफ g, और t की जगह कैपिटल T। तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t से t कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू आएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। दिस इज द इक्वेशन फॉर फ्लाइट टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बार आप फिर देख लीजिए, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है, केवल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया है। ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन y एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक आने में टाइम तो कैपिटल T लग रहा है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस जो y एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो 0 हो रही है। तो जैसे ही हमने t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T पुट किया, हम टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां पर शो कर रहे हैं कैपिटल T से, तो जैसे ही स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट किया, y की जगह हमने 0 लगा दिया, सेकेंड इक्वेशन का y कंपोनेंट लिया, सॉल्व कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला आ गया 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी ट्रैवल करना शुरू किया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू किया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस बढ़ती जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है। उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं, और इस कैपिटल H को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। अब हमें इस H की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जब हम यहां से यहां पहुंच रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो यहां पर u साइन थीटा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते ये वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर अगर वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं होगा तो फिर वो हाईएस्ट पॉइंट ही नहीं होगा, क्योंकि बॉडी फिर तो और ऊपर जाएगी अगर वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं हुआ है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन का y कंपोनेंट ले लें तो फिर हम ये मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। ठीक। तो अगर हमें मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल निकालना है तो जो थर्ड इक्वेशन है उसका कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे? y कंपोनेंट ले लेंगे। तो v, व्हाट इज v? v इज द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, एट हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट क्या है? 0 है। तो 0 इज इक्वल टू व्हाट इज u? u इज द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट पर y कंपोनेंट क्या है? u साइन थीटा है, u स्क्वायर, तो क्या हो गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a y एक्सिस के अलॉन्ग g माइनस g, तो माइनस 2g, और हाईएस्ट पॉइंट पर डिस्टेंस y के अलॉन्ग कितनी ले रखी है हमने? h, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, तो माइनस 2gh। तो 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। एक बार फिर देखिए, अगर हमें मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल निकालना है तो जो थर्ड इक्वेशन है इसका हम y कंपोनेंट यूज कर लेंगे। ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लेंगे, और फाइनल पॉइंट हम हाईएस्ट पॉइंट लेंगे। ठीक है। अब जब फाइनल पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट ले लेंगे
तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी की जगह हमने 0 रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया इनिशियल वेलोसिटी का, दैट इज u sin थीटा, उसका स्क्वायर है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और y जो डिस्टेंस है वो हाईएस्ट पॉइंट पर हमने कैपिटल H कंसीडर कर रखी है, तो y की जगह हमने h लगा दिया। h सॉल्व करके आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है। तीसरा एक और फॉर्मूला है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये वाली डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, तो हमें वर्टिकल से कोई मतलब ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। कितना टाइम लगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, वो टाइम हम निकाल चुके हैं, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ठीक है। अगर आप देखें तो ये हमने ये जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन का x कंपोनेंट ले लिया है। इनिशियल पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और फाइनल पॉइंट जहां पर बॉडी वापस ग्राउंड पे जाके गिरी है वो है। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो गई, s की जगह r रख दिया, u की जगह हमने u cos थीटा रख दिया, और यहां से यहां तक जो टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, उसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। और x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन 0 होता है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी रहेगी। t की वैल्यू को हम ड्राइव कर चुके हैं, u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है। u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, दिस इज द sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक। तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। चूंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो एक पर्टिकुलर u से या पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंकने पर जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो तब होगी जब थीटा 45 डिग्री होगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन r इज इक्वल टू r मैक्सिमम। तो अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए। ठीक है ना। जैसे अगर हमने किसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो 10 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से फेंकने पर 45 डिग्री के एंगल पर वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, ये इसका मतलब है। अच्छा, अगर हम किसी बॉडी को या तो थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, या तो थीटा पे फेंकें या 90 माइनस थीटा पर फेंकें, मतलब या तो हम 30 डिग्री पर फेंकें या हम 60 पर फेंकें, या तो हम 15 डिग्री पर फेंकें या 75 पर फेंकें, या तो हम 40 डिग्री के एंगल पर फेंकें या 50 डिग्री के एंगल पर फेंकें, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा, ये कॉम्बिनेशन। तो जब थीटा पर फेंका तो आर ये आया। मान लीजिए जब हम 90 माइनस थीटा पर फेंकते हैं तो रेंज आर डैश आती है। ठीक है। तो आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा की जगह हमने लगा दिया 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ठीक है। जरा देखिए ये टर्म क्या बनती है, हम आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है, इसीलिए ये टर्म क्या आ जाएगी, आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए जो वैल्यू आर की है वही वैल्यू आर डैश की है, इट मीन्स आर इज इक्वल टू आर डैश। मतलब साफ है कि अगर हम किसी बॉडी को चाहे थीटा एंगल पर फेंक दें या 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंक दें, हॉरिजॉन्टल रेंज बॉडी की सेम होगी अगर हमने सेम वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया। तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में था।
आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद इक्वेशंस को निकालने की कोशिश करिए, इसके बाद ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। मैं समझता हूँ अगर आपने ये पूरी वीडियो को अच्छे से देखा है, इक्वेशंस आपने निकालना सीख लिए हैं, तो सारे न्यूमेरिकल आसानी से आप कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।